गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का सिद्धार्था सिविल एकेडमी में एक बार पुनः स्वागत है। सुबह सवेरे की कक्षा में 13 नवंबर तक के करंट अफेयर्स के टॉपिक को लेकर के मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों के सामने एक बार पुनः उपस्थित हूं। आज इस सुबह सवेरे की कक्षा में अगर बात किया जाए तो हम करंट अफेयर्स के कुछ नए प्रश्नों पर, नई बातों पर चर्चा करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। ठीक है। साथ में फ्रेंड्स मैं कहना चाहूंगा कि इस कक्षा में अगर बात किया जाए तो आप सभी लोगों का वेलकम है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, फ्रेंड्स, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगर बात किया जाए तो चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, जिससे और लोग जुड़ सके। उम्मीद करता हूं कि करंट अफेयर्स की यह कक्षा आपको बेहतर लगेगी। आने वाला कोई भी एग्जाम हो आपका, यह कक्षा सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सिविल सर्विसेज का कोई एग्जाम दे रहे हो या वनडे लेवल का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सभी के लिए यह महत्वपूर्ण कक्षा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो चलिए, आज सुबह सवेरे की कक्षा में आप सभी लोगों का एक बार पुनः वेलकम है और शुरुआत करते हैं सुबह सवेरे की इस कक्षा को। तो सबसे पहली बात ये है कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। अगर बात किया जाए कि विश्व रेडियो दिवस या रेडियोग्राफी दिवस, सॉरी, विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि 8 नवंबर को यह मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 नवंबर को मनाया जाता है। और इसके विस्तृत चीजों के बारे में अगर जानिए तो 2012 से इसकी शुरुआत हुई थी। कब से शुरुआत हुई थी? 2012 से शुरुआत हुई थी। और आपके एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी, उनका नाम था विलियम रॉड्सन। क्या नाम था? विलियम रॉड्सन, जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी। ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। और 8 नवंबर 1895 में एक्सरे की इन्होंने खोज किया था। और भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में इन्हीं को प्राप्त हुआ था। किसे? विलियम रॉड्सन को। और इन्हीं की याद में विश्व रेडियोग्राफी दिवस प्रत्येक 8 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो आप सभी लोगों को याद रखना है, 8 नवंबर को मनाया जाता है विश्व रेडियोग्राफी दिवस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्न हुआ है, लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अभी तक मैं ऑप्शन के साथ आता था, लेकिन ऑप्शन मुझे लगा कि ऑप्शन की आपको जरूरत नहीं है। आप चीजों को बेहतर तरीके से जानें और डिटेल्स जानें, उसी को दिमाग में बिठाएं, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो चलिए, अगर लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है, तो लोक सेवा प्रसारण दिवस की अगर बात किया जाए तो फ्रेंड्स यह 12 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके मनाने के पीछे कारण क्या है कि 1947 में महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो के पहले प्रसारण से संबोधन किया था लोगों का, और उसी के याद में लोक सेवा प्रसारण दिवस प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को मनाया जाता है। साथ में मैंने नवंबर के कुछ महत्वपूर्ण दिवस आपको बताए ही थे। एक पूरा इम्पोर्टेंट डेज का मैंने वीडियो डाला हुआ है, आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देख ली। पूरे वर्ष भर के महत्वपूर्ण दिन उसमें हैं कि किस तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है। साथ में आप याद रखिएगा कि 11 नवंबर जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। क्या है? 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, यह भी आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। तो लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को मनाया जाता है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, अमेरिका ने किस देश को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया है। हाल फिलहाल अमेरिका ने किस देश को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया है? तो अगर बात किया जाए तो हाल फिलहाल अमेरिका ने भारत को इस लिस्ट से हटाया है। जो मॉनिटर करता है करेंसी के बारे में, तो भारत ने को इस लिस्ट से हटा दिया गया, यानी उसका वेटेज बढ़ा दिया गया है कहा जाए तो। अमेरिका ने मॉनिटरिंग लिस्ट से भारत को बाहर कर दिया है। साथ में कुछ महत्वपूर्ण बात जानिए अमेरिका के बारे में कि अमेरिका ने हाल फिलहाल में दक्षिण कोरिया के साथ, साउथ कोरिया के साथ मिल करके एक सैन्य अभ्यास को शुरू किया है, जिसका नाम है विजिलेंट स्टॉर्म।
विजिलेंट स्टॉर्म, याद रखिएगा। तो विजिलेंट स्टॉर्म सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच हो रहा है? अमेरिका और अगर बात करें तो दक्षिण कोरिया के बीच हो रहा है, ये याद रखिएगा। ये एक सैन्य अभ्यास है जिसका आयोजन अमेरिका कर रहा है। साथ में अमेरिका का एक हवाई अड्डा है जिसका नाम है हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन चुका है। ठीक है, तो याद रखेगा अमेरिका का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इस समय दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन चुका है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। पूछने के लिए तो कुछ पूछा जा सकता है, लेकिन सामान्य रूप में जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं वो सारी चीजें आपके सामने मेरा प्रयास रहता है ये मैं करूं। और साथ में मैं आपको बता दूं कि क्रॉनिकल के मैगजीन के और अन्य जैसे आपका प्रतियोगिता दर्पण है या दृष्टि है, इन सब मैगजीन का भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं बना रहा हूं, जिस पर मैं काम कर रहा हूं। वह प्रश्न भी आपको प्रत्येक मंथली मैगजीन्स के निश्चित रूप से कुछ महत्वपूर्ण बातें मिलेंगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, किसने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर तूफान और तूफानी का शुभारंभ किया? तो पहली बात तो याद रखिएगा, फिट इंडिया स्कूल सप्ताह का जो शुभंकर है वो क्या है? तूफान और तूफानी। और हाल फिलहाल में फिट इंडिया स्कूल सप्ताह शुरू होने वाला है अगर बात किया जाए, और इसके शुभारंभ शुभंकर जो है इसका तूफान और तूफानी है, और इसका शुभारंभ किया है आपके जानी पहचानी महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने इसका शुभारंभ किया है। तो याद रखिएगा, फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर का शुभारंभ किसने किया है? पीवी सिंधु ने किया है। और ये शुभंकर है क्या? तूफान और तूफानी है। ठीक है, याद रखिएगा। साथ में अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा 15 नवंबर से यह शुरू हो रहा है। फिट इंडिया स्कूल सप्ताह कब से? 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक चलेगा, एक माह तक चलने वाला है, जिसमें स्कूल में फिट रहने की चीजों को बताया जाएगा। आगे डिटेल्स है उस पर भी देख लेंगे, एक नजर डाल लेंगे। अगला प्रश्न है आपका, रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने का निर्णय लिया है या विकसित कर रहा है? ठीक है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क रिलायंस इंडिया लिमिटेड विकसित कर रहा है। तो याद रखना है, यह वह तमिलनाडु राज्य में विकसित कर रहा है। कहाँ कर रहा है? तमिलनाडु राज्य में इसका विकास कर रहा है। तो यह भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और साथ में तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है। गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल गठित किया है हाल फिलहाल में तमिलनाडु सरकार ने। तो ये सारी चीजें भी आप ध्यान रखेंगे। तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित हो रहा है? रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा तमिलनाडु में। आगे देखते हैं, भारत ने किस देश के साथ संस्कृति, वन्य जीव, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? हाल फिलहाल में भारत ने किस देश के साथ संस्कृति, स्वास्थ्य, वन्य जीव के क्षेत्र से संबंधित मेमोरेंडम साइन किया है? अगर बात किया जाए तो आपको याद रखना है, संस्कृति, स्वास्थ्य और वन्य जीव से संबंधित यह हस्ताक्षर भारत ने कंबोडिया के साथ किया है। किसके साथ किया है? कंबोडिया। कंबोडिया की अगर बात करें तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। ठीक है चलिए अब इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। पहले जानते हैं कि युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने 75 आजादी का अमृत महोत्सव जो चल रहा है, इसमें ओलंपिक में 2 बार पदक विजेता पीवी सिंधु ने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह का उद्घाटन किया। जिसने? पीवी सिंधु ने शुभंकर का उद्घाटन किया, और इसका शुभंकर क्या है? तूफान और तूफानी। तो आप एक जानकारी और मिली कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा यह आयोजित हो रहा है अमृत महोत्सव के अंतर्गत। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत यह आयोजन किया जा रहा है। यह चौथा फिट इंडिया स्कूल सप्ताह है। कौन सा है? चौथा फिट इंडिया स्कूल सप्ताह। ये याद रखिएगा, 15 नवंबर 2022 से शुरू होगा। मैंने बताया 15 दिसंबर 2022 तक जाएगा। ठीक है, 15 नवंबर से इसकी शुरुआत हो रही है, निश्चित रूप से आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे अगर बात किया जाए तो ये देखिए, फिट इंडिया स्कूल वीक, आजादी का अमृत महोत्सव, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और 15 नवंबर टू अगर बात किया जाए
ठीक है। अगर बात करें तो 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाना है, ध्यान रखेंगे। चलिए, इसके बाद अगर बात किया जाए अन्य मुख्य बातों में, यह है कि कम उम्र से ही फिटनेस की आदत डालनी चाहिए। पीवी सिंधु ने कहा चौथा फिट इंडिया स्कूल सप्ताह है, 15 नवंबर से शुरू हो रहा है 2022 से। एक महीने के दौरान भारत भर के विभिन्न स्कूल 4 से 6 दिनों तक फिटनेस और खेल विभिन्न रूपों में आयोजन करेंगे, यानी ये लगभग एक सप्ताह तक यह आयोजन किया जाएगा, लेकिन शुरुआत 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक होगी। फिट इंडिया स्कूल सप्ताह की पहल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत कम उम्र से ही फिटनेस की आदत डालनी चाहिए। मुझे लगता है सभी स्कूलों को इस राष्ट्रव्यापी पहल का हिस्सा होना चाहिए और छात्रों को एक स्वस्थ जीवन के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। मैं शुभंकर तूफान और तूफानी का शुभारंभ करते हुए बहुत रोमांचित हूँ, जो इस कार्यक्रम को और भी मजेदार और रोमांचक बनाने का वादा करता है। ये सब पीवी सिंधु ने कहा है। आज वर्ष 2022 के लिए फिट इंडिया अभियान के फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के पहल शुभंकर तूफान और तूफानी, बिल्कुल मत भूलिएगा तूफान और तूफानी को, ठीक है। तूफान और तूफानी के शुभंकर के दौरान उक्त बातें पीवी सिंधु ने कही। 2019 में नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है, ठीक है। चौथा है तो आप जान सकते हैं कि 2019 में ही इसे लॉन्च किया गया था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, फिट इंडिया सप्ताह, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। इसके बाद तमिलनाडु की बात करें तो ये आपका तमिलनाडु राज्य है, जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल से जुड़ा हुआ है। और अगर बात किया जाए तो इसकी तमिलनाडु, यह पूरा का पूरा आपका तमिलनाडु राज्य हो गया। इस तमिलनाडु राज्य की अगर बात देखें तो दक्षिण में यह तीनों जलीय क्षेत्रों से जुड़ता है। इधर आएंगे तो आपका बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर, तीनों क्षेत्रों से ये रीजन, लास्ट वाला ये जो रीजन है ये जुड़ता है, याद रखिएगा। साथ में यहाँ पे पाक, श्रीलंका और तमिलनाडु राज्य के बीच पाक जलडमरू मध्य है, यहीं पर गल्फ ऑफ मन्नार है, मन्नार की खाड़ी है, ये बे ऑफ बंगाल हो गया। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पाक बे है। तो अगर देखें तो ये पाक बे, पाक चैनल, पाक जल संधि जो है बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी से पाक जोड़ता है। यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार का रीजन है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका तमिलनाडु राज्य हो गया, तमिलनाडु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें हो गई, याद रखिएगा। ये देखिए चेन्नई है, चेन्नई जिसे कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, ठीक है। यहीं पर उद्गमंडलम है, ये आपका जिसे ऊटी के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। ये कोयम्बटूर का रीजन हो गया, महत्वपूर्ण रीजन हो गया, ठीक है। ये सारे क्षेत्र यहीं पर हैं, याद रखिएगा। ये रामनाथपुरम है, यही रामनाथपुरम के आगे आप जाते हैं तो ये रामेश्वरम का क्षेत्र यहाँ पर आता है, ठीक है। यहीं पे धनुषकोडी है, धनुषकोडी के बाद आगे का रीजन है, राइट। और ये कन्याकुमारी का रीजन रहा आपका। चलिए आगे चलते हैं। कंबोडिया की बात मैं कर रहा था कि कंबोडिया के साथ हाल फिलहाल भारत ने समझौता किया है, तो ये कंबोडिया देश हो गया। कंबोडिया की राजधानी नॉम पेन है, कौन सी है, नॉम पेन है, याद रखिएगा। और कंबोडिया कितने देशों से जुड़ा हुआ है, तो इधर देखिए लाओस से जुड़ा है, इधर देखेंगे तो थाईलैंड से जुड़ा हुआ है, और अगर यहाँ पर आएंगे तो इधर वियतनाम से जुड़ा हुआ है। तो 3 राष्ट्रों से ये जुड़ा हुआ है, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस और थाईलैंड, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पे गल्फ ऑफ थाईलैंड है, थाईलैंड की खाड़ी है, इधर दक्षिणी चीन सागर का रीजन आ जाता है, साउथ चाइना सी। और यहाँ आएंगे तो ये पूरा का पूरा रीजन क्या है, इंडोनेशिया का रीजन है, यहाँ ध्यान रखेंगे। सिंगापुर आदि इस रीजन में पड़ जाता है, इस साइड, ठीक है। तो ये सारा रीजन है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, मूडीज ने 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया है। तो मूडीज ने हाल फिलहाल में भारत के आर्थिक वृद्धि का अनुमान घटा दिया है, और घटा करके इसे लगभग 7% कर दिया है। कितना कर दिया गया है, 7% कर दिया गया है, जो पहले के अनुमान से घटाया गया है। तो हाल फिलहाल में मूडीज ने यह अनुमान घटाया है। और मूडीज क्या है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जैसे क्रिशिल हो गया, इकरा हो गया, मूडीज हो गया, ये सब क्या है,
क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, याद रखिएगा। आपको कमेंट बॉक्स में सबका या इस कब लागू हुआ है, कब ये स्थापित हुए हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, एक बार पीसीएस में प्रश्न पूछा था, यूपी पीसीएस में, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आतंकवाद के वित्त पोषण पर मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? तो आतंकवाद के वित्त पोषण पर मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी हाल फिलहाल भारत के द्वारा की जा रही है। किसके द्वारा की जा रही है? भारत के द्वारा की जा रही है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला आपका प्रश्न है, किसे यूनाइटेड किंगडम के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया? हाल फिलहाल में किसे यूके के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार विजेता है वेंकी रामाकृष्णन, भारतीय वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है वेंकी रामाकृष्णन। हालांकि ये जीव विज्ञानी है, लेकिन इन्हें नोबेल पुरस्कार रसायन का मिला हुआ था, तो नोबेल पुरस्कार विजेता है वेंकी रामाकृष्णन जी, और इन्हीं को यूके के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे इनके बारे में डिटेल्स जानेंगे। अगला प्रश्न है, ग्रेग बार्कले को कितने साल के लिए आईसीसी का अध्यक्ष पुनः निर्वाचित किया गया? हाल फिलहाल आपको पता है कि आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं, और इनको 2 वर्ष के लिए सर्वसम्मति से इन्हें कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में ग्रेग बार्कले जी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 2 वर्ष के लिए, तो ये आप सब फिर से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए, वेंकी रामाकृष्णन जी हैं, आपके जीव विज्ञानी है। अगर बात है वेंकी रामाकृष्णन, अगर बात कर रहे हैं, ये वेंकी रामाकृष्णन या वेंकट रमन तमिलनाडु के हैं। 1952 में इनका जन्म हुआ। एक जीव विज्ञानी है, मैंने आपको बताया कि अगर इनकी बात किया जाए तो एक जीव विज्ञानी है। 2009 में 2009 में ही गॉट अ केमिस्ट्री नोबेल प्राइज, यानी रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। इन्हें यह पुरस्कार कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की कार्यप्रणाली के लिए दिया गया था, और कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की कार्यप्रणाली व संरचना के उत्कृष्ट अध्ययन के लिए दिया गया था। इनकी इस उपलब्धि से कारगर प्रतिजैविक को विकसित करने में मदद मिलेगी। इजरायली महिला वैज्ञानिक अदा यूनोथ, अमेरिका के थॉमस स्टीज को भी संयुक्त रूप से इस सम्मान के लिए चुना गया, ठीक है। इसमें अगर बात करें, अदा यूनोथ और थॉमस स्टीज भी इसमें शामिल थे, ठीक है। कुल मिलाकर के केमिस्ट्री का नोबेल इन्हें 2009 में दिया गया था, याद रखें, वेंकी रामाकृष्णन। यही हाल फिलहाल में आपके चर्चा में रहे हैं वेंकी रामाकृष्णन जी, और ये चर्चा में किस लिए रहे हैं कि यूके के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया है? यूके के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा वेंकी रामाकृष्णन जी को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य सरकार ने राज्य को 2023 तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस राज्य सरकार ने 2023 तक यह घोषणा की है कि हम अपने राज्य को स्लम मुक्त कर देंगे? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने हाल फिलहाल में यह घोषणा की है। किसने किया है? उड़ीसा राज्य सरकार ने यह घोषणा की है, तो याद रखिएगा, स्लम मुक्त बनाने की घोषणा किया है। साथ में उड़ीसा में अगर बात करें तो व्हीलर द्वीप है, जिसे एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के रूप में भी जाना जाता है, और गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ है, आप ये साथ में याद रख सकते हैं, ये भी उड़ीसा में है। तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप जिसे कहते हैं, ये उड़ीसा में है। चिल्का झील उड़ीसा में, जो भारत की सबसे बड़ी खारी झील के रूप में जाना जाता है। ये सब जानकारी आप रख सकते हैं उड़ीसा से संबंधित। साथ में उड़ीसा में मौजूद प्रमुख पर्यटन स्थल या तीर्थ स्थल के रूप में देखा जाए तो ये सारे तीर्थ स्थल आपके उड़ीसा में ही मौजूद है। कहाँ है? उड़ीसा में है। विभिन्न मंदिर और अन्य चीजें मौजूद हैं। क्या क्या है देखिए, जैसे पूरी बीच आपका कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक है। मुक्तेश्वर मंदिर उड़ीसा में है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा सब। धौलीगिरी उड़ीसा में है। चिल्का झील मैंने आपको बताया उड़ीसा में है। जगन्नाथ मंदिर की अगर बात करें तो उड़ीसा में है। राजरानी मंदिर उड़ीसा में है। महानदी का संबंध उड़ीसा से है। हीराकुंड बांध का संबंध उड़ीसा से है। खंडाधार जलप्रपात उड़ीसा में है, ठीक है। सुंदरगढ़ जिसे कहते हैं जलप्रपात,
कोणार्क सूर्य मंदिर का संबंध उड़ीसा से है? तो याद रखिएगा पुरी बीच, मुक्तेश्वर मंदिर। तो आप लोगों को याद रखना है पुरी बीच, मुक्तेश्वर मंदिर, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, धौलागिरी चिल्का झील, जगन्नाथ मंदिर, राजरानी मंदिर, महानदी, हीराकुंड बांध, खंडाधार जलप्रपात या सुंदरगढ़ जलप्रपात और कोणार्क सूर्य मंदिर, ये सब के सब उड़ीसा में है। ठीक है, यह उड़ीसा का लोगो है, प्रतीक है, जिसमें लिखा है वंदे उत्कल जननी। वंदे उत्कल जननी याद रखिएगा, कभी पूछ ले तो वंदे उत्कल जननी का मतलब हे माता उत्कल, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये सारी चीजें किससे संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर हाल फिलहाल में केम्पे गौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? 108 फीट की केम्पो गौड़ा की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, तो याद रखिएगा बेंगलुरु में किया गया है, बेंगलुरु में। और केम्पे गौड़ा कौन थे? बेंगलुरु के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, बेंगलुरु के संस्थापक केम्पे गौड़ा को माना जाता है। उनकी 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय रेलवे ने कितने प्रतिशत ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण कर दिया है हाल फिलहाल? तो अगर देखा जाए तो लगभग 82% ब्रॉड गेज रेलवे का विद्युतीकरण किया जा चुका है। ये भारत के लिए, रेलवे विभाग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। 82% रेलवे ब्रॉड गेज नेटवर्क का विद्युतीकरण हो चुका है मित्रों। दैट इज द बिग न्यूज और मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ब्रॉड गेज रेलवे की अगर बात किया जाए तो 3 गेज होते हैं। मीटर गेज होता है जिसमें दो पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होती है। दूसरा स्टैंडर्ड गेज होता है जिसके दोनों पटरियों के बीच में 1.4 मीटर की दूरी होती है। तीसरा ब्रॉड गेज होता है जिसमें दोनों पटरियों के बीच की दूरी 1.6 मीटर होती है। ये सब जानकारी आपको रखना है कि 3 गेज होते हैं, मीटर गेज, स्टैंडर्ड गेज और ब्रॉड गेज, जिसमें 1 मीटर, 1.4 मीटर, 1.6 मीटर पटरियों के बीच की दूरी होती है। तो यह भी महत्वपूर्ण जानकारी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद ही अगर बात किया जाए तो आज का ये अगला प्रश्न है, भारतीय मुक्केबाज लवलीन बोरगोहेन ने एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? भारतीय मुक्केबाज लवलीन बोरगोहेन ने एशिया मुक्केबाजी में कौन सा पदक जीता? तो याद रखिएगा इन्होंने 75 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। लवलीन बोरगोहेन ने एशिया मुक्केबाजी में 75 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। और यह आयोजन हो रहा है एशिया मुक्केबाजी का अगर बात किया जाए जॉर्डन अम्मान में। जॉर्डन अम्मान में एशिया चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है, जॉर्डन के अम्मान में। ठीक है, चलिए आज का अंतिम प्रश्न है, बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो हाल फिलहाल में माधव हाड़ा और मधु काकरिया को बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माधव हाड़ा और मधु काकरिया को, मधु काकरिया को उनके उपन्यास के लिए हम यहाँ थे उनका उपन्यास है जिसके लिए 31वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है। जबकि माधव हाड़ा की पुस्तक है बजरंग चोला पहर चकसकीरी, बजरंग चोला पहर चक सकीरी, इसके लिए इन्हें 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखिएगा माधव हाड़ा को 32वां बिहारी पुरस्कार, मधु काकरिया को उनके उपन्यास हम यहाँ थे के लिए 31वां पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगला है 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन कर रहा है? तो 2023 के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी आपके उत्तर प्रदेश के द्वारा की जा रही है। किसके द्वारा की जा रही है? उत्तर प्रदेश के द्वारा की जा रही है 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी। ठीक है, तो दोस्तों यह रहा आपका लास्ट प्रश्न। इसी के साथ सुबह सवेरे की इस कक्षा को मैं विराम देता हूं। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए कुछ बातों के साथ। इसी के साथ बाय बाय, गुड लक, हैव अ गुड डे। साथ में दोस्तों मैं कहूंगा कि डेली आप अपने लिए समय निकालिए, सुबह उठते ही अपना एक टारगेट फिक्स करिए और टारगेट फिक्स करके उसके अचीव करने के लिए काम करिए। लगातार प्रतिदिन अगर यह आप करते हैं, अपना एक लक्ष्य बनाते हैं, लक्ष्य के प्रति लगे रहते हैं,
तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। उठो, जागो और अपने लक्ष्य के प्रति दौड़ो। अगर आप दौड़ते हैं तो धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब आप निश्चित रूप से सफल होंगे। ठीक है, साथ में वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और बेल आइकन क्लिक करिएगा। मित्रों, शेयर जरूर करिया करिए जिससे और लोग जुड़ सके, और थोड़ा सा सजेशन दीजिए दोस्तों को जिससे अधिक से अधिक संख्या में लोग चैनल के साथ जुड़ सके। तो हैव अ गुड डे फ्रेंड, बाय बाय।